द डिबेट में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम अहम मुद्दों के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और अलग-अलग नज़रियों से उन पर चर्चा करते हैं। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक असली और मजबूत लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? मतलब, क्या ये राजनीतिक दलों, चुनावों और संविधान जैसे औपचारिक ढांचे से चलता है, या फिर असली ताकत उन सड़कों पर है जहां लोग अपने हकों के लिए स्वतःस्फूर्त आंदोलन करते हैं और सरकारों पर दबाव बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल, नेपाल और बोलीविया के जन आंदोलनों और राजनीतिक दलों की चुनौतियों का जिक्र है, वो इस मुद्दे पर काफ़ी रोशनी डालती है। आज की इस चर्चा में मेरा नज़रिया यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी को लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए औपचारिक संस्थाएं, तय नियम और राजनीतिक दर सबसे अहम है। मेरा मानना है कि बिना किसी स्ट्रक्चर के लोकतंत्र सिर्फ एक अराजक भीड़ बनकर रह जाएगा। और मैं आपके इस विचार से असहमति रखती हूँ। मेरी राय यह है कि सत्ता को सच में जवाबदेह बनाने का, उसे सही रास्ते पर रखने का असली काम जन आंदोलन और दबाव समूह ही करते हैं। सिस्टम या कागजी संस्थाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जब तक सड़कों पर जनता की आवाज़ और संघर्ष की जीवंतता नहीं है, तब तक कोई भी लोकतंत्र सिर्फ एक खोखला आवरण है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र कोई भावनाओं के आवेग में चलने वाली व्यवस्था नहीं है। इसे एक व्यवस्थित प्रणाली, मतलब एक सिस्टम की जरूरत होती है। हमारी स्रोत सामग्री में बेल्जियम का जो उदाहरण है, वो इसका बहुत शानदार प्रमाण है। बेल्जियम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच, जर्मन। वहां टकराव हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे सड़कों पर हिंसा या अनियंत्रित भीड़ के जरिए नहीं सुलझाया। उन्होंने एक समझदारी भरा संवैधानिक रास्ता चुना। यानी आप उनके 1993 के संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 1993 में उन्होंने अपने संविधान में बदलाव किया और एकात्मक शासन, यानी जहां सारी पावर केंद्र के पास होती है, उसकी जगह संघीय प्रणाली को अपना लिया। क्षेत्रीय सरकारों को ऐसे संवैधानिक अधिकार दिए गए जिनके लिए वो केंद्र पर निर्भर नहीं थीं। इस एक संस्थागत सुधार ने देश को टूटने से बचा लिया। इसी तरह राजनीतिक दलों के बिना किसी आधुनिक समाज की कल्पना कीजिए। अगर दल न हो तो हर चुना हुआ नेता निर्दलीय होगा। वो सिर्फ अपने इलाके की सोचेगा। पूरे देश के लिए कोई राष्ट्रीय नीति कैसे बनेगी? संस्थाएं और पार्टियां ही वो गोंद हैं जो समाज के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक लोकतांत्रिक दायरे में रखती हैं। देखिए, कागज पर आपकी बात बहुत अच्छी और तार्किक लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये जो फॉर्मल संस्थाएं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वक्त के साथ ये अक्सर सिस्टम की जड़ता में फंस जाती हैं। ये भ्रष्ट हो जाती हैं और आम आदमी की असली तकलीफों से इनका नाता पूरी तरह टूट जाता है। मैं मानती हूँ कि लोकतंत्र की असली धड़कन जन संघर्षों में ही बसती है। लेकिन संस्थाएं तो जनता के ही चुने हुए लोगों से बनती हैं ना? बनती हैं, लेकिन क्या वो हमेशा जनता के लिए काम करती हैं? आप बोलीविया के जल युद्ध या वाटर वॉर का ही उदाहरण ले लीजिए, जो हमारी सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। साल 2000 की बात है। वहां कोई तानाशाही नहीं थी। वहां एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी, वही संस्थागत सरकार जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। लेकिन उसी सरकार ने वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर कोचाबुम्बा शहर में पानी का निजीकरण कर दिया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दिया। हाँ, और उस कंपनी ने पानी के दाम काफी बढ़ा दिए थे। काफी बढ़ा दिए थे। ये एक बहुत छोटा शब्द है। जरा उस आम इंसान के नजरिए से सोचिए। शहर में लोगों की औसत कमाई करीब 5,000 रुपए महीना थी और उस कंपनी ने रातों रात पानी का बिल 1,000 रुपए कर दिया। आपकी कुल कमाई का 20% सिर्फ पानी पर खर्च हो रहा है। ऐसे में आपकी वो औपचारिक संस्थाएं और पार्टियां जनता को बचाने नहीं आईं। किसने बचाया उन्हें? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और आम लोगों ने। उन्होंने फेडेकोर नाम का एक गठबंधन बनाया, लगातार 4 दिन हड़ताल की। सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, पुलिस ने बर्बरता की, लेकिन वो स्वतःस्फूर्त जन दबाव ही था जिसने उस कंपनी को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सरकार को फैसला पलटना पड़ा। तो जब संस्थाएं फेल हो जाती हैं, तब ये अनौपचारिक जन दबाव ही लोकतंत्र को बचाता है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं,
लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगा। बोलीविया का उदाहरण ये तो बताता है कि जनता किसी गलत फैसले को कैसे रोक सकती है, लेकिन जब बात पूरी व्यवस्था को बदलने की हो, जैसे देश का ढांचा ही नया बनाना हो, तो वहां बिना राजनीतिक दलों के काम नहीं चलता। चलिए हम नेपाल के अप्रैल 2006 के ऐतिहासिक जन आंदोलन की बात करते हैं। हाँ, वो आंदोलन जिसने राजा ज्ञानेंद्र की तानाशाही को खत्म किया था। बिल्कुल। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था, लेकिन जब उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया? वो कोई दिशाहीन भीड़ नहीं थी। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ आकर 7 पार्टी अलायंस या एसपीए बनाया था। उन्होंने ही काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया था। जब राजा को आखिरकार झुकना पड़ा तो उसी औपचारिक गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना और संसद को फिर से बहाल किया। मेरा पॉइंट यह है कि आंदोलन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आंदोलन को एक सार्थक और राजनीतिक परिणाम तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। मैं इसे अलग नजरिए से देखती हूँ। आप नेपाल के उस बड़े बदलाव का पूरा श्रेय केवल 7 पार्टी अलायंस को दे रहे हैं, लेकिन स्रोत सामग्री की गहराइयों में जाएं तो तस्वीर बहुत अलग दिखती है। एसपीए ने सिर्फ शुरुआत की थी। उस आंदोलन की असली ताकत वो आम लोग और माओवादी बागी थे, जिन्होंने लेकिन माओवादी तो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे, उनका तो संसदीय लोकतंत्र में यकीन नहीं था। शुरू में नहीं था, लेकिन उस समय वे भी जनता के साथ थे। जरा 21 अप्रैल के उस दिन को याद कीजिए। 3 से 5 लाख लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर जमा हो गए थे। सुरक्षा बलों की एक नहीं चली। उन लाखों लोगों ने राजा को अल्टीमेटम दिया था। आप जिन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जो संसद थी, वो तो भंग हो चुकी थी। संस्थाएं पूरी तरह से पंगु थीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। राजा ने आंदोलन को दबाने के लिए कुछ आधी अधूरी रियायतें देने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। अगर वो आम आदमी सड़कों पर अडिग होकर खड़ा नहीं होता, तो क्या राजनीतिक दल सिर्फ अपने बयानों या बंद कमरों की बैठकों से राजा ज्ञानेंद्र को झुका पाते? बिल्कुल नहीं। जब संस्थाएं मृत हो जाती हैं, तो उन्हें नई जिंदगी देने का काम सड़क पर खड़ा आम नागरिक करता है। आप जन-उभार की इस तात्कालिक शक्ति को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश कर रही हैं, और मैं मानता हूं कि क्राइसिस के समय में ये दबाव काम आता है। परंतु हमें ये भी समझना होगा कि प्रैक्टिकल तौर पर हर नागरिक हर समय सड़कों पर नहीं उतर सकता। प्रतिनिधित्व का, यानी रिप्रेजेंटेशन का सबसे व्यवहारिक माध्यम क्या है? आप कहना चाह रहे हैं कि हर कोई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल। हर व्यक्ति के पास प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेने का समय, कौशल या संसाधन नहीं होते हैं। किसी को अपनी नौकरी करनी है, किसी को खेत संभालना है। राजनीतिक दल इसी कमी को पूरा करते हैं। वो लाखों मतदाताओं के सामने नीतियों का एक आसान विकल्प रखते हैं। चुनाव के दिन आप जाते हैं, एक बटन दबाते हैं और शासन में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। राजनीतिक दल समाज के तमाम अलग-अलग विचारों को समेटकर एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। अगर हम सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों को ही सिस्टम मान लेंगे तो एक स्थायी सरकार कैसे चलेगी? दबाव समूह तो किसी एक खास मुद्दे पर बात करते हैं, जैसे फेडेकोर सिर्फ पानी के लिए था, लेकिन एक राजनीतिक दल को पानी, बिजली, शिक्षा, रक्षा सबकी चिंता करनी होती है। इसलिए सिस्टम को चलाने के लिए दल ही सबसे जिम्मेदार माध्यम है। ये एक मजबूत तर्क है, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि आज इन राजनीतिक दलों के भीतर ही कितनी गंभीर बीमारियां घर कर गई हैं? आप कह रहे हैं कि पार्टियां पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हमारी सामग्री ही बताती है कि इन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का लगभग पूरी तरह से अभाव है। आप वंशवाद और धनबल की बात कर रही हैं? हाँ, जरा इसे एक आम आदमी के नजरिए से समझिए। सोचिए, एक पार्टी का आम कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर पसीना बहाता है, लेकिन जब फैसले लेने की बारी आती है तो सारे बड़े फैसले सिर्फ कुछ गिने चुने नेता या एक ही परिवार के लोग बंद कमरों में लेते हैं। क्या वो पार्टी सच में लोकतांत्रिक रह गई है? पारदर्शी चुनाव तो पार्टियों के अंदर होते ही नहीं हैं। और सबसे खतरनाक बात, पैसा और बाहुबल। राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है, वो डरावना है। ये एक चुनौती तो है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। अपनी मीडिया कंपनी थी और वे इटली की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता भी थे।
ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे अमीर लोग और बड़ी कंपनियां पार्टियों को कंट्रोल करने लगती हैं। जब राजनीतिक दल इस तरह से सत्ता और पैसे के खेल में उलझ जाते हैं, तो आम आदमी के पास क्या विकल्प बचता है? ऐसे में नर्मदा बचाओ आंदोलन या बोलीविया का फेडेकोर जैसे दबाव समूह ही नागरिकों को अपनी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचाने का प्रामाणिक रास्ता देते हैं। ये समूह हाशिए पर पड़े लोगों की बात करते हैं, बिना किसी चुनावी गणित के। दल अक्सर सत्ता के लालच में समझौता कर लेते हैं, लेकिन सच्चे जन आंदोलन आसानी से समझौता नहीं करते। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राजनीतिक दलों में कमियां हैं। धन और बाहुबल का प्रभाव एक बहुत ही वास्तविक चिंता है, और चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का शपथ पत्र अनिवार्य करना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सुधार हो रहे हैं, लेकिन आप जिन आंदोलनों की शुद्धता की बात कर रही हैं, जरा सोचिए कि उनका अंतिम परिणाम क्या होता है। आप दबाव समूहों की बात करती हैं, पर उनका काम भी तो अंततः सरकार या राजनीतिक दलों को ही प्रभावित करना है ना। उनका काम जनहित सुनिश्चित करना है, चाहे वो जैसे भी हो। हाँ, लेकिन बिना संस्थाओं के किसी भी जन आंदोलन का कोई स्थायी या वैधानिक परिणाम नहीं निकल सकता। जब समाज में कोई भी संघर्ष होता है, तो उसका अंतिम समाधान एक संस्थागत रूप ही लेता है। अंत में एक कानून ही बनता है, एक पॉलिसी ही बनती है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। लेकिन क्या ये फॉर्मल संस्थाएं हमेशा सही समाधान देती हैं? क्या वे हमेशा न्याय करती हैं? अगर आप श्रीलंका के उदाहरण को गहराई से देखें, तो ये बात सामने आती है कि कभी-कभी संस्थाएं खुद उत्पीड़न का सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। जब संस्थाएं बहुसंख्यकवाद का शिकार हो जाती हैं, तो वे लोकतंत्र को ही नष्ट कर देती हैं। आप 1956 के कानून की बात कर रही हैं? बिल्कुल। बहुसंख्यकवाद यानी जब बहुसंख्यक वर्ग लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ अपनी चलाने लगता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचल देता है। 1956 में श्रीलंका की चुनी हुई संसद ने, जो कि एक सबसे बड़ी औपचारिक संस्था है, एक कानून पास किया। इस कानून ने तमिल भाषा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और सिर्फ सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। बात सिर्फ भाषा की नहीं थी। विश्वविद्यालयों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना पैदा हो गई। और ये अलगाव लाजमी था। 13% श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि उनके अपने ही देश का संविधान और सरकार उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये सब कुछ एक लोकतांत्रिक और संस्थागत ढांचे के भीतर पूरी तरह से कानूनी रूप से हुआ। यहाँ संस्थागत ढांचे ने तनाव को कम करने के बजाय उसे बढ़ा दिया, और इसी की वजह से वहाँ एक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। जब संसद और संविधान जैसी संस्थाएं खुद बहुसंख्यकवाद के नशे में अंधी हो जाएं, तो उनके खिलाफ सड़क पर उतरना और संघर्ष करना कोई विकल्प नहीं रह जाता, वो एक नैतिक मजबूरी बन जाती है। आप श्रीलंका के गृह युद्ध का जो संदर्भ दे रही हैं, वो निश्चित रूप से दर्दनाक है, और ये इस बात का सबूत है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं भी बहुत बड़ी गलतियां कर सकती हैं। मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मेरा तर्क जरा ध्यान से सुनिए। इस उत्पीड़न का, इस भयंकर गलती का समाधान उन श्रीलंकाई तमिलों ने कहाँ खोजा? वो समाधान भी अंततः संस्थागत ही था। संस्थागत कैसे? उन्होंने तो हथियार उठा लिए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए राजनीतिक पार्टियां ही बनाईं। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसर के लिए राजनीतिक रूप से संघर्ष किया। उनका शुरुआती तरीका पूरी तरह से संस्थागत था। और तो और, जब 1980s के दशक में उन्होंने स्वतंत्र तमिल ईलम की मांग की, तो वो मांग क्या थी? वो एक नए देश, एक नई सरकार या नई संस्था बनाने की ही तो मांग थी। हाँ, लेकिन उनकी उन संस्थागत मांगों को, उनके द्वारा बनाई गई पार्टियों की बातों को श्रीलंका की बहुसंख्यक सरकार ने लगातार ठुकराया। इसीलिए अंततः उनके पास हथियार उठाने और हिंसक आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर सरकार ने उनकी बात सुन ली होती, तो शायद गृहयुद्ध होता ही नहीं। यही तो मेरी बात का मूल आधार है। इसीलिए मैं बेल्जियम के मॉडल को श्रीलंका के मॉडल से बेहतर मानता हूं, क्योंकि बेल्जियम ने सही समय पर अपनी संस्थाओं में सुधार कर लिया और सत्ता की साझेदारी कर ली। अब अगर हम नेपाल वाले उदाहरण पर वापस लौटें, जिसे आपने जन आंदोलन की सबसे बड़ी जीत बताया था, वहां 2006 में राजतंत्र खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या लोग सालों तक सड़कों पर ही बैठे रहे? नहीं,
उन्होंने नई व्यवस्था का निर्माण किया। बिल्कुल। 2008 में राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। एक संविधान सभा का चुनाव हुआ और सालों की बहस के बाद 2015 में उन्होंने एक नया संविधान लागू किया। ये पूरी प्रक्रिया क्या है? ये एक जन आंदोलन का संस्थागत ढांचे में तब्दील होना ही तो है। मेरा सीधा सा कहना यह है कि जन आंदोलनों को भी एक स्थायी, सुरक्षित और वैध रूप लेने के लिए अंततः औपचारिक संस्थाओं की ही शरण में जाना पड़ता है। आंदोलन बदलाव की एक चिंगारी हो सकते हैं, लेकिन उस बदलाव को सदियों तक सुरक्षित रखने वाली मजबूत इमारत तो संस्थाएं और दल ही बनाते हैं। आपकी इस बात में दम है कि अंततः व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए। इमारत बनाने के लिए ईंट और गारे की जरूरत होती है, लेकिन हम उस चिंगारी के बिना किसी बदलाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप जिस संविधान या व्यवस्था के निर्माण की बात कर रहे हैं, वो तब तक जन कल्याणकारी नहीं हो सकती जब तक कि उसे लगातार जनता की पैनी नज़र और दबाव का सामना न करना पड़े। मैं अपने इस निष्कर्ष पर पूरी तरह कायम हूं कि जब तक आम जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं होती, चाहे वो बोलिविया में अपनी बुनियादी ज़रूरत पाने के लिए संघर्ष हो या नेपाल में तानाशाही के खिलाफ, तब तक कोई भी औपचारिक व्यवस्था या राजनीतिक दल अपनी ताकत का दुरुपयोग करने से नहीं चुकेगा। वे अपनी जड़ता में, अपने ईगो में खो जाएंगे। संघर्ष ही वो धड़कन है जो लोकतंत्र को जीवित रखती है। अगर समाज में असहमति, विरोध प्रदर्शन और जन उभार की गुंजाइश खत्म कर दी जाए, तो सबसे बेहतरीन संविधान भी कुछ ही समय में एक तानाशाही दस्तावेज में बदल सकता है। आपके इन बातों ने इस चर्चा को एक बहुत ही मुकम्मल मोड़ पर ला दिया है। मैं अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए यही कहूंगा कि यद्यपि जन आंदोलन और नागरिक दबाव लोकतंत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, विशेषकर संकट के समय में, लेकिन एक स्थायी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। बेल्जियम जैसी समझदारीपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाएं, सत्ता का स्पष्ट और न्यायसंगत बंटवारा और एक सुदृढ़ चुनाव प्रक्रिया के तहत काम करने वाले राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का वास्तविक और ठोस आधार हैं। बिना दलों और बिना संस्थाओं के हम केवल निरंतर अस्थिरता का ही सामना करेंगे। मुझे लगता है कि आज की हमारी ये चर्चा इस बिंदु पर आकर काफ़ी स्पष्ट हो गई है। हमने इस बात पर गहराई से विचार किया कि लीडरशिप किसकी होनी चाहिए, सड़क की या संसद की। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे आपने एक बार सेट कर दिया और वो हमेशा बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, इसे थोड़ा और खोलें। तो जनता को सड़क पर उतरकर उसे ठीक करना ही पड़ता है। एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र के लिए संस्थागत सुदृढ़ता और सक्रिय जन भागीदारी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। संस्थाओं को दबाव समूहों की जरूरत है ताकि वे निरंकुश न हों, और आंदोलनों को संस्थाओं की जरूरत है ताकि उनके लाए गए बदलावों के परिणाम स्थायी हो सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंजन और सर्विसिंग सेंटर वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। हमारी स्रोत सामग्री में भी इन दोनों के बीच के इसी जटिल लेकिन आवश्यक संबंध को बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नेपाल से लेकर बोलिविया तक और बेल्जियम से लेकर श्रीलंका तक हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। नागरिक अधिकारों के आंदोलनों और समाज की विविधता को कैसे संभाला जाए, इसके और भी कई उदाहरण और बारीकियां इन लेखों में मौजूद हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को प्रेरित करेंगे कि वो इन स्रोत सामग्रियों को खुद गहराई से पढ़ें और इन अहम ऐतिहासिक संघर्षों पर अपने विचार खुद विकसित करें, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने आप में मजबूत हैं और अंतिम निष्कर्ष हमेशा एक जागरूक नागरिक के अपने विवेक पर निर्भर करता है। आज की इस बौद्धिक और विचारोत्तेजक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।